और जो बच्चे बार बार बोलते हैं कि सुसाइड कर लूँगा या मुझे कर लेना चाहिए, ऐसे बच्चे जो बोलते हैं वो परफॉर्म कर लेते हैं। आज भी अपन देखते हैं कि गाँव के अंदर जो भी मानसिक रोगी है, सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, उनको कहीं न कहीं बेड़ियों से बाँध कर, सांकल से बाँध कर घर में बंद करके रखा जाता है। मैं जयपुर से बुक्स खरीदने के लिए गया उनके साथ में, तो उनका जो बिज़नेस था उसका टोटल वॉल्यूम उनके पास 17,000 रुपये बेचने के बाद उनको वो जो मिला था, वो सारा का सारा मेरी बुक में मतलब खर्च कर दिया। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा मनोचिकित्सक है जिनका सफ़र झोंपड़े से लेकर के चिकित्सक बनने का है। इनका सफ़र कितना कष्टदायी था और आपके लिए कितना प्रेरणादायी है, इसको जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल साहब है। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन रामावत और टॉक विद बीएमआर में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रामावत जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ बुलाने का सौभाग्य दिया। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? बढ़िया, बहुत शानदार। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं जानता हूँ कि आपका सफ़र कैसा रहा, जो अभी जस्ट हमारी बात हुई, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आपकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? आपके मन में कैसे ख्याल आया कि मुझे डॉक्टर बनना है? आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, मैं एक छोटे से कस्बे उदयपुर वाटी जिला झुंझुनू का रहने वाला हूँ। एक संयुक्त परिवार और बिल्कुल मेरे पिताजी थे, वो बेचारे मजदूर थे, मजदूरी करते थे। बड़ा परिवार था और ये बात उस समय की है जब मैं 10th क्लास में था। 10th क्लास में था तब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, मेरी अपेंडिक्स फट गई थी। और उस समय डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट जवाब दे दिया था, लेकिन मेरे माताजी और जो पिताजी हैं उन्होंने अब कड़ी मेहनत से और बड़े ही मतलब इधर-उधर से पैसे करके मेरी जान बचाई कैसे-कैसे करके। तो मुझे हमेशा से एक मन के अंदर ये थी कि डॉक्टर बनना चाहिए। दूसरा इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि फैमिली थी, वो जो लाइफ के अंदर जो स्ट्रगल फेज था वो हमारा चल रहा था। संयुक्त परिवार था, बड़ा परिवार था, ग्रामीण परिवेश था। उस टाइम में बहुत ज़्यादा मजदूरी नहीं थी, बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो परिवार को एक स्टैंड देने के लिए, परिवार का सहयोग करने के लिए ये जो मेरे अंदर डॉक्टर बनने का एक स्वप्न मैंने देखा और उसको मैंने पूरा किया। उसका बड़ा ये कारण था कि आप जब 10वीं में थे, उस समय आप हॉस्पिटल में एडमिट रहे होंगे। जी। उस समय लगा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, जी, ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। बिल्कुल। मेरे साथ जो मेरे साथ हुआ है वो परेशानियां, मेरे जैसे गरीब बच्चों के साथ ना हो। तो आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुई? मेरी प्राइमरी एजुकेशन उदयपुर वाटी के सरकारी स्कूल के अंदर हुई है। और उसके बाद में मैंने यहाँ से 12th, जब हम 11th और 12th कर रहे थे साइंस बायोलॉजी से, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वहाँ पे उस टाइम पे फिजिक्स के टीचर नहीं थे, तो हम फिजिक्स भी सेल्फ स्टडी करते थे। कुछ बच्चे जो पैसे वाले होते हैं वो दूसरी जगह जाके और ट्यूशन किया करते थे, लेकिन उस समय माहौल ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ जाके ट्यूशन करूँ, तो मैं सेल्फ स्टडी किया करता था। पारिवारिक परिस्थिति थी नहीं जी कि आप ट्यूशन ले सको, तो फिर आपने 12th वहीं से की? जी। और आपका 12th के साथ ही सिलेक्शन हो गया? नहीं, 12th के साथ मैंने बाद में तैयारी करी 1 साल, क्योंकि मेरी सारी स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। और गवर्नमेंट स्कूल के बाद में मैंने 1 साल तैयारी करी और फिर तैयारी करने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। आपने कहाँ से की एमबीबीएस? एमबीबीएस मैंने बीकानेर की जो एसपी मेडिकल कॉलेज है, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज है, वहीं से की और काफ़ी अच्छे नंबरों से मैंने पास की। तो फिर आपने मनोचिकित्सक में एमडी की। तो आपने मनोचिकित्सक सब्जेक्ट क्यों चुना? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है सर। मैं एमबीबीएस करने के बाद में एक ऐसा, अब जब हम एमबीबीएस कर रहे होते हैं तो हम एक ऐसे बहुत सारे ख्याल आते हैं कि हम इस समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं। तो एमबीबीएस के दौरान मुझे महसूस हुआ कि मुझे स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ राष्ट्र सेवा के लिए भी सोचना चाहिए। तो मैंने उस टाइम पे आईएएस के लिए मतलब प्रयास किया। और आईएएस तब हम कर सकते हैं जब हमारी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाए, मतलब वो इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन है। तो एमबीबीएस पूरी होने के बाद मैंने साइकेट्री सब्जेक्ट इसलिए चूज किया कि मुझे एक तो आईएएस का पेपर देना था, प्लस मनोरोगियों की जो वास्तव में जो
जो धरातल पे जो हालत है, लोग आज भी उनको एक तरह से मतलब अछूत की बीमारी तरह समझते हैं, लोग छुपाते हैं। उनके बारे में जो जो मिथ्स है हमारे समाज के अंदर, वो बहुत बेकार है। जब भी कोई मनोरोगी होता है तो उससे लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कोई अछूत आ गया हो, और बहुत सारे लोग हैं बीमारी को छुपा लेते हैं। तो मेरे मन में हमेशा ये था कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट बनूं, उन मनोरोगियों का जो इलाज करवाने में सक्षम नहीं है, जो गरीब तबके के लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको घरों के अंदर बेड़ियों से बांध के रखा जाता है, उनको घर जाके उनका इलाज करूं और साथ में मैं आईएएस की एग्ज़ाम भी दूं। तो उस ये सारे जो पिक्चर थी, इसको लेके मैंने ये जो मनोचिकित्सा सब्जेक्ट है ये चूज़ किया था। जो बेड़ियों में बंधे लोग हैं, जी, आप समाज की सेवा कर सको, जी, इसके लिए आपके मन में ख्याल आया कि मैं मनोचिकित्सा सब्जेक्ट लूँ। जी। फिर आपने इसमें एमडी की। एमडी कहाँ से की आपने? एमडी मैंने जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर से की। डॉक्टर साहब, आप बहुत ही ग्राउंड लेवल से बिलोंग करते हैं। जी। जब आपने डिग्री की तब आपको यूं नहीं लगा कि मुझे एक दूसरे धड़े में देखा जा रहा है, जी, बिल्कुल। मैं पैसे वाला नहीं हूँ, मैं कार मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरे मेरे जो बैचमेट्स है, क्लासमेट्स है, वो सारे कार मेंटेन कर रहे हैं, उनके पास महंगे महंगे फ़ोन होंगे, महंगे महंगे कपड़े होंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनते, तो आपको यूं फील नहीं होता था कि यहाँ पर दो अलग अलग ऐसे? जी, बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज के अंदर ऐसा माहौल होता है कि 90% लोग जो है वो अच्छी फैमिली से मतलब रिच फैमिली से आते हैं, तो उनके बच्चे कार भी रखते हैं, मोबाइल भी रखते हैं, उनका खाना-पीना, उठना-बैठना बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो कहीं न कहीं हमें लगता है, लेकिन अपने आप को फिर सामंजस्य में स्थापित करके और एक जो अपना एक अलग ग्रुप होता है, जिसके अंदर पढ़ाई करना होता है, जो 10% लोग जो है, जो बिल्कुल, उसी के अंदर फिर उसी को जॉइन करके और उसी के अंदर सैटिस्फाई होते हैं। तो फिर ऐसा नहीं हुआ कि कार मेंटेन करने वालों का तो एमडी करने का, डीएम करने का मौका उनको मिला ही नहीं होगा, ऐसा भी हुआ होगा? कुछ हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं, दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ लोग गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं या फिर कुछ दिखावे में रह जाते हैं, तो उनका नहीं हो पाता कहीं न कहीं। लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं, वो डेफ़िनेटली सिलेक्ट होते हैं। तो आपके गांव में आपसे पहले और भी आपके परिवार में आपसे पहले और कोई डॉक्टर हैं? हाँ, मेरे परिवार में मेरे से करीब 5-7 साल पहले एक डॉक्टर थे, मेरे ताऊ जी के लड़के ही, मतलब दूर के डिस्टेंस में थे। तो वो भी एक प्रेरणा के स्रोत थे मेरे लिए, और मैं मेरे समाज का दूसरा डॉक्टर हूँ मेरे गाँव का। गांव में कितने डॉक्टर होते आपसे पहले? गाँव में शायद गाँव का मैं तीसरा डॉक्टर हूँ। तो आपके बनने के बाद में आपके परिवार से कुछ और डॉक्टर भी निकले, जी। या और कुछ अच्छी पढ़ाई करके उच्च पदों पे गए? हाँ, मेरे एमबीबीएस करने के जैसे ही मेरी एमबीबीएस पूरी हुई, फिर उसके बाद मेरे छोटे वाला भाई है डॉक्टर विनोद असवाल, जो अभी कोठारी में बहुत अच्छे फिजिशियन हैं। उनका सिलेक्शन हो गया, उनकी वाइफ भी डॉक्टर है, और वर्तमान में मेरे भांजे, भतीजे 4-5 बच्चे हैं जो डॉक्टरी कर रहे हैं अभी। अच्छा, एक परिवार से आप 6-7 हो गए, जी, एक ही परिवार से बिल्कुल, डॉक्टर। एक ही परिवार से 6-7 डॉक्टर। उन सब का तो प्रेरणा आप ही हो, हाँ? जी। आपका नाम बीकानेर में कुछ आपने योजना चला रखी है मनोचिकित्सा रोगियों के लिए, जी। मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश चाहूँगा कि आप। सर, जैसे मैंने बताया था कि मनोचिकित्सा सब्जेक्ट लेने के पीछे जो मेरा उद्देश्य यही था कि हम गरीब जो पेशेंट हैं, जो मरीज जिनका जीवन स्तर बहुत नीचे है, जो पूरी तरह से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं, तो आज भी अपन देखते हैं कि गाँव के अंदर जो भी मानसिक रोगी है, सिजोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, उनको कहीं न कहीं बेड़ियों से बाँधकर, सांकल से बाँधकर घर में बंद करके रखा जाता है। तो उन ऐसे मरीजों के लिए मैंने मिशन फ्रीडम चालू किया था, चला रखा है अभी मैंने मिशन फ्रीडम। उसके अंदर हमने 5-6 पेशेंटों को जो घर जाके उनको दवाइयाँ देके और उनकी बेड़ियों से मुक्त किया और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा है। उसमें पूरा ट्रीटमेंट हमारा होता है, हम ही पेशेंट के घर जाते हैं, हम ही उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम उनकी जाँच करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, और डायग्नोसिस करके फिर उनको मेडिसिन देते हैं। अभी रिसेंट के अंदर मेरे गांव उदयपुरवाटी में एक पेशेंट था जो कई सालों से उनको बेड़ियों से बांध के रखते थे, और बिल्कुल पशुवत जीवन था। वो बच्चा वहीं लेटरिन करता था, वहीं खाना मतलब उसको दे देते थे। इस तरह की हालत थी। तो मैंने वहाँ से हम खुद अपनी कार लेके गए,
पूरा स्टाफ जाके वहाँ पे उसका इन्वेस्टिगेशन किया, जांच की, उसको लेबल किया कि वो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित है। फिर उनको करीब पिछले 4-5 महीनों से मैं मेडिसिन भिजवा रहा हूँ और राइट नाउ बड़ी खुशी की बात है कि वो बच्चा आज बेड़ियों से मुक्त हो गया है। अच्छा। वो बिल्कुल अब उसको मतलब घर वालों ने बेड़ियों से खोल दिया है और वो अब आराम से घूमता फिरता है और उसकी मेडिसिन कंटिन्यू चल रही है। ऐसे ही 4-5 पेशेंटों को हमने ठीक कर दिया है। मैं सोशली या मीडिया से भी कई बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे पेशेंट जिनको घरों के अंदर बांध के रखा जाता है, ऐसे गरीब मानसिक रोगी जो इलाज नहीं करवा पाते हैं, वो मुझे संपर्क करें। मैं उनके घर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करने के लिए अच्छा, तैयार आप हूँ। 1 रुपए नहीं लेते? बिल्कुल, 1 रुपया भी नहीं सर। तो ये तो हमारे शो के माध्यम से भी लोगों को आह्वान बिल्कुल, बिल्कुल सर, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अपने चैनल के माध्यम शो के माध्यम से बीकानेर की जनता को, इवन बीकानेर की बाहर की जनता को भी ये बताएँ कि जो मिशन फ्रीडम जो प्रोग्राम है, उसके तहत हम किसी भी मानसिक रोगी को जिसको बेड़ियों से बांध के रखा है, मिशन फ्रीडम का मतलब ही यही है कि उन मानसिक रोगियों को जिनको बेड़ियों से बांध के रखा है, उनको हम बेड़ियों से मुक्त कराकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं और उसमें पेशेंट या पेशेंट के रिश्तेदारों का कोई चार्ज नहीं लगेगा। वो सारा जो खर्च है वो हम वहन करेंगे। अच्छा, आपका ट्रस्ट है? जी, हमारा ट्रस्ट वहन करेगा। डॉक्टर साहब, इसके अलावा आप कुछ और करते हैं? इसके अलावा सर मैंने मिशन रोशनी एक प्रोग्राम चालू कर रखा है। इस मिशन रोशनी प्रोग्राम का मुझे प्रेरणा ऐसे भी थी कि मैं हमेशा से देखता आ रहा हूँ कि जो लोग नशे से ग्रसित है, आज के युवा जो तरह तरह के नशा करते हैं, बीड़ी सिगरेट से लेकर शराब, ओपीएम के सारे कंटेंट लेते हैं, स्मैक लेते हैं। अभी बीकानेर में जॉइंट जैसा नशा आ गया, स्मैक आ गया है, हीरोइन आ गया है। इस तरह के नशे भी जो कर रहे हैं और युवा बर्बाद हो रहा है, उनको, उन युवाओं को नशे से मुक्त करने के लिए हमने मिशन रोशनी प्रोग्राम शुरू कर रखा है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम उन सभी लोगों को जो नशे के दलदल में डूब गए हैं, उनको नशा मुक्त करके और उस दलदल से बाहर निकालते हैं और उनके नॉर्मल जीवन यापन करने के लिए, अपनी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अंदर हम ट्रीटमेंट भी करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं और उनको, पेशेंटों को नशे से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट? जी, बिल्कुल। इसके लिए हम जगह जगह कैंप भी लगाते हैं। संडे की संडे हम वरदान हॉस्पिटल में भी कैंप लगा के लोगों को जागरूक करते हैं कि कोई भी जो पेशेंट है जो नशा छोड़ने का इच्छुक है और या फिर उसके मन के अंदर कुछ भ्रांतियां हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नशा छोड़ देंगे तो हमारे हार्ट अटैक आ जाएगा या फिर हमारी जान चली जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। तो उनको काउंसलिंग भी करते हैं, प्लस साथ में उनको मेडिसिन भी देते हैं। ये प्रेरणा आपके वहीं से आई कि मेरे पिताजी ने मेरे ट्रीटमेंट के लिए पैसों का जुगाड़ बहुत ही बिल्कुल कठिन परिस्थितियों में किया, तो उसका ये चीजें वहीं से आ रही है? बिल्कुल, फैमिली से ही सर, जो बेसिक जो हमारी परवरिश हुई है, जो पेरेंट्स ने हमें जिस तरह से स्ट्रगल करके पढ़ाया है, जिस तरह का माहौल हमने देखा है, गरीबी के अंदर कैसे पैसे के लिए व्यक्ति या वो इलाज के लिए परेशान होता है, तो वो सारी प्रेरणा वहीं से थी। मेरे एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ कि मेरी पढ़ाई के लिए एक बार मेरे पिताजी ने 17,000 रुपये का अपना बिजनेस का पूरा वॉल्यूम बेच दिया और वो 17,000 की सारी किताबें मुझे दिला दी। मतलब मुझे किताबें दिला दी, मतलब बिजनेस का उनका कॉर्पस है। ये उस टाइम की बात है जब मैं 12th पास की थी। मैंने जब प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी के लिए एग्जाम, मैं जयपुर से बुक्स खरीदने के लिए गया उनके साथ में, तो उनका जो बिजनेस था उसका टोटल वॉल्यूम उनके पास 17,000 रुपये बेचने के बाद उनको वो जो मिला था वो सारा का सारा मेरी बुक में मतलब खर्च कर दिया। तो मैं आज भी याद करता हूँ कि ऐसे पेरेंट्स हैं, मतलब जो मेरे पिताजी, मतलब अपनी बिजनेस का पूरा वॉल्यूम है वो मेरी किताबों के ऊपर खर्च कर दिया। तो जब सिलेक्शन हुआ जी, तो पहला रिएक्शन क्या था उनका? उनका बहुत शानदार रिएक्शन था सर। उनका मतलब एक तरफ खुशी थी, आँखों के अंदर आँसू भी आ रहे थे और बड़ा ही मतलब ऐसा गाँव के अंदर है ना, काफ़ी दिन तक ऐसा उत्सव का माहौल था कि मैं उस टाइम पे डॉक्टर बना था। और मेरे पिताजी हमेशा, आज तो वो भगवान के पास है, अपने बीच में नहीं रहे, लेकिन मैं हमेशा आंखें भर आती है कि जब मेरे माता-पिता की याद आती है। उन्होंने जितना स्ट्रगल किया है, जिस इस मुकाम पर तक पहुँचाने के लिए उन्होंने किया है, वो पानी लीजिए। माँ बाप जो बच्चों के लिए करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई और जी, बिल्कुल। कर सकता है।
इवन मेरे परिवार के अंदर हर एक सदस्य मुझे पढ़ाने के लिए पिताजी का सारा बिजनेस का पैसा लग गया। मेरे भाई थे, 2 बड़े भाई थे, उन्होंने भी मतलब दुबई में जाके मज़दूरी की और फिर मुझे एमबीबीएस करवाया। क्योंकि 5 साल तक का जो खर्चा होता है, मेडिकल कॉलेज में तो हमारा कोई खर्चा नहीं लगता, लेकिन खाने-पीने का जो खर्चा लगता है, वो जो 4-5 हज़ार रुपए, वो भी एक गरीब परिवार के लिए बहुत, और गाँव में रूरल फैमिली के अंदर 5,000 रुपए पर मंथ निकालना बहुत बड़ा इश्यू था। गवर्नमेंट कॉलेज थी तो फीस कोई बड़ी नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस कुछ नहीं थी, लेकिन कोई नॉमिनल 1000 चार्ज लगते थे हमारे। और साल अभी भर तो के। काफ़ी बढ़ा दी, लेकिन उस टाइम पे वही लगते थे। लेकिन जो हॉस्टल की जो फ़ीस होती है, खाने का जो खर्चा हुआ है, बुक्स का खर्चा है, वो स्टेशनरी तो के वहन साथ करना में ही जो पड़ेगा। मेडिकल इक्विपमेंट्स का खर्चा है, वो खर्चा हमें खुद को वहन करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप समाज सेवा से जुड़े हैं जी। और यही आपको चीज़ें बार बार कहती है कि आपको कुछ करना मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद में मैंने एन.आर. असवाल चैरिटेबल ट्रस्ट उनके नाम पे बनाया है, और उस चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर मैं कहीं से फंडिंग नहीं लेता, मैं खुद ही उसके अंदर फंडिंग करता हूँ और खुद ही मैं खर्च करता हूँ। मतलब उनके नाम से ये चैरिटी, उनके नाम से ही दोनों प्रोग्राम मैंने चालू कर रखे हैं, मिशन रोशनी और मिशन फ्रीडम। उसके तहत में ये जो स्वास्थ्य सेवा है, जन सेवा है, इसका कार्यक्रम करता हूँ। आज भी आपका संयुक्त परिवार है? जी, बिल्कुल हमारा संयुक्त परिवार है। हम 5 भाई हैं और पाँचों भाई साथ में रहते हैं। 2 भाई उदयपुर वाटी गाँव में रहते हैं, लेकिन हमारी जॉइंट फैमिली है। आज के समय में बड़ी बात है और ये भी आपके पुण्य किया हुआ है। जी, बिल्कुल। माता-पिता के संस्कार हैं सर। मैं पिताजी के लिए तो जितना कहूँ उनको सादर नमन। आपके इस प्रकार से और भी कई मोमेंट हुए होंगे पढ़ाई के दौरान, बहुत सारे मोमेंट हैं बचपन सर। में? अ, एक आधा कोई मोमेंट और कई बार ऐसा होता था कि मेडिकल कॉलेज के अंदर बर्थडे सेलिब्रेशन होता था, तो अ, ऐसे हनुमानगढ़ गंगानगर साइड के जो बच्चे होते वो काफ़ी रिच होते थे, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती काफ़ी अच्छी होती थी, तो उनका बर्थडे जो सेलिब्रेशन होता था वो काफ़ी अच्छा हुआ करता था। फिर हमारा जब बर्थडे आता था, मेरा जब बर्थडे आता था, तो मैं उस टाइम पे बड़ा ही ऐसे मतलब फीलिंग आती थी कि क्या करें? तो अजीब-सी सिचुएशन है जिसको बयाँ नहीं कर सकते। मतलब आदमी छुपता भी है और छुप भी नहीं सकता। तो ये मन सारी होता है कि मेरा भी चीज़ें। केक कटे, मेरे भी हाँ, गुब्बारे लेकिन लगें। वही है कि बच्चों का 100 बच्चे लड़कों-लड़कियों का बैच, उन सबको पार्टी देना, तो बहुत बड़ा एक्सपेंस होता था, तो वो वो अपन कर नहीं वहन करने पाते की थे। स्थिति में थे नहीं। आज जब वो मोमेंट सोचते हो तो आपको कैसा लगता है? क्या फील करते आज तो यही फ़ील आता है सर कि जो लाइफ़ हमने जी है, हालाँकि स्ट्रगल भरी लाइफ़ थी, लेकिन कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी ख़राब है, जो गरीब व्यक्ति है, गरीब बच्चे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उनके साथ ऐसा ना हो। कोई भी व्यक्ति जो स्वास्थ्य सेवा से पैसों के लिए वंचित ना रहे, कुछ ऐसे मिथ्स की वजह से वंचित ना रहे, उन सब के लिए करने का मन करता है कि कुछ न कुछ करते रहें उनके लिए। जितना भी अपन से हो सकता है, तो हम इस सोसाइटी को पे बैक करते रहें, जो हमने इस सोसाइटी से लिया है वो उनको वापस देते रहें। ये तो बहुत अच्छी सोच है। डॉक्टर साहब आपकी कहानी बड़ी मार्मिक है। मैंने इसीलिए सोचा कि आपकी बात है वो इस प्लेटफॉर्म पर लाई जाए। कुल मिला के मैं अंतिम नतीजे पर पहुंच रहा हूं, आपको कुछ बनने के लिए गरीबी या अन्य चीजें आपकी बाधक नहीं हो सकती। नहीं सर, अगर मन में विश्वास हो, कुछ करने की चाह हो और एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, पॉजिटिव माइंड हो और आपके संस्कार अच्छे हो, मेहनत करने की आपके अंदर जिज्ञासा हो, तो कोई भी समस्या है वो रोक नहीं सकती, सफलता निश्चित मिलती है। आप ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहें? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आपकी जो परिस्थितियाँ हैं वर्तमान में, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं हो, किसान परिवार हो, लेकिन अगर आप सच्चे मन से एक पॉजिटिव माइंड के साथ में मेहनत करते हैं और उस पे लगातार उस पे वर्किंग करते हैं, तो आपकी जो समस्या भी खत्म हो जाएगी और आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो गरीबी की वजह से या फिर डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइड करने की सोचते हैं, तो ऐसे बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो कोई भी समस्या है लाइफ के अंदर, वो परमानेंट नहीं है। दिन के अंदर सूर्य भी अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेता है, तो ये परिस्थितियाँ ये क्षणिक होती हैं। थोड़ा धैर्य रखिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में मेहनत करते रहिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आपने एक अच्छा अभी बताया, सुसाइड। जी। अभी पढ़ने वाले बच्चों में सुसाइडल केस बहुत आ रहे हैं और चूंकि आप मनोचिकित्सक हैं जी। तो मैं चाहूंगा कि ये क्यों होता है और इसको कैसे रोका जाए। हालांकि ये थोड़ा सा हटके सवाल है,
सर सुसाइड क्या होता है कि जब भी इंसान के अंदर विपरीत परिस्थितियां आती है, उसके दो जो उसका थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव होता है। कहीं ना कहीं उसकी आसपास की परिस्थितियां नेगेटिव होती है, कोई डायरेक्शन कोई रिजल्ट उसको नेगेटिव मिलता है। सपोज करो कि स्टूडेंट्स की बात करते हैं, स्टूडेंट मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद में भी उसको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता किसी भी कारणवश से, तो वो डिप्रेस हो जाता है। और डिप्रेशन एक ऐसी समस्या हो गई हमारे समाज के लिए जो बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है। मतलब हर दूसरा चौथा बच्चा है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के सिम्टम से शिकार हो जाता है। और उनमें सीवियर डिप्रेशन के अंदर 10 से 12% बच्चे हैं वो सुसाइड कमिट करने की मतलब टेंडेंसी रखते हैं। और जो बच्चे बार बार बोलते हैं कि सुसाइड कर लूँगा या मुझे कर लेना चाहिए, ऐसे बच्चे जो बोलते हैं वो परफॉर्म कर लेते हैं। और सुसाइड एक क्षणिक आवेश होता है। उस टाइम पे उसको ये ऐसी फीलिंग आती है कि मैं होपलेस हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, मतलब मेरा मेरा कुछ नहीं हो सकता, जीवन मेरा खराब हो गया है। ऐसी जो भावना जब इंसान के अंदर आती है तो वो फिर अपने इम्पल्स के कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सुसाइड कमिट कर लेता है। वो एक आपने अभी कहा कि बार बार सोचता है कि मैं जी सुसाइड कर लूंगा, जी। मैं सुसाइड कर लूंगा, और वो आखिर में कर लेता है। इससे बचे कैसे? सर सुसाइड का मेन रीजन होता है बच्चों के अंदर डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जब माइल्ड डिप्रेशन होता है तो उसको हम लाइफस्टाइल मेंटेन से, योगा से, मेडिटेशन से, अच्छे लोगों के संपर्क से हटा सकते हैं। नहीं, उसको पता कैसे चले कि मैं डिप्रेशन में आ गया? डिप्रेशन में तो पता लगने पे सर, डिप्रेशन में जो भी बच्चा आएगा उसका मूड सैड हो जाएगा, वो उदास फील करेगा, उसको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, अकेला फील करेगा, उसकी नींद उड़ जाएगी। या कुछ बच्चे ऐसे बहुत ज्यादा सोने लग जाएंगे, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन आ जाएगा, कहीं पे भी मन नहीं लगेगा। कुछ जो प्लेजरेबल एक्टिविटी है, जिन चीज़ों में उनको इंटरेस्ट आना चाहिए उसके अंदर भी उनको इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा। अकेले अकेले रहेंगे, बस एक ही एक चीज के अंदर, या तो बिस्तर पे पड़े रहेंगे या फिर अकेले कमरे में बंद कर लेंगे। तो ऐसे जो सिम्टम्स आते हैं कि आदमी उदास रह रहा है, अकेला रह रहा है, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, अच्छी चीजों में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जैसे सपोज करो घर में कोई फैमिली में कोई अच्छा फंक्शन हो रहा है, अच्छी कोई शादी हो रही है, तब भी वो अकेला थकेला रहेगा। खाने पीने में भी उसकी रुचि नहीं रहेगी, बात करने में भी रुचि नहीं रहेगी, कोई किसी से बात भी नहीं करेगा। तो हमें उन साइन सिम्टम से पता लगाना लग जाता है कि बच्चा डिप्रेशन के अंदर तो है। ये माता पिता को समझना है कि इस प्रकार के लक्षण हो तब आपको सावचेत होना है। बिल्कुल, पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जब पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं वो उदास उदास रहने लगे, कम बोलने लग गए हैं, खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं लेते, सोने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए कि बच्चा समथिंग इज रॉन्ग और ही और सी मे बी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। और फिर उसको काउंसलिंग करवाना चाहिए प्रॉपर साइकेट्रिस्ट से, या फिर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो इस तरह से हम सुसाइड से बच सकते हैं। हमारे भारत में एक समस्या और है जो मैं देख रहा हूँ, साइकेट्रिस्ट के पास जाने का मतलब है कि आदमी पागल हो गया। बिल्कुल। और अपने आप को या अपने बच्चों को कोई आदमी पागल साबित नहीं करना चाहिए। सर ये बहुत बड़ी मिथ्स है, बहुत। ये मेरा साइकेट्री लेने का भी एक, मैंने बताया ना, एक रीजन है। हमारे इंडिया के अंदर ये एक सोशल स्टिग्मा है। लोग इसको अछूत की बीमारी की तरह समझते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं और इसको स्टेटस से जोड़ रखा है कि हमारे तो ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। जबकि मैं बताना चाहता हूँ कि मानसिक बीमारी भी शारीरिक बीमारी की तरह एक बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट संभव है। एक इंसान को जैसे फीवर आ सकता है, उसके डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, उसको टाइफाइड हो सकता है, उसे मानसिक बीमारी भी हो सकती है। सिंपल सी चीज है। जबकि मानसिक बीमारी तो अपने मन से जुड़ी हुई है, हमारी परिस्थितियों से जुड़ी हुई है, हमारी सोच से जुड़ी हुई है। तो वो तो उसका प्रिविलेंस तो बहुत ज्यादा है, उसकी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि अब जब भी इन्वायरमेंट, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट नेगेटिव होगा, हमारे कोई भी नुकसान होगा, हमारा लव्ड वन छोड़ के चला जाएगा, कोई डाइवर्स हो जाता है या फिर कोई और रीजन हो जाता है, या फैमिली मेंबर जो जिसे आप बहुत प्यार करते हो वो इस दुनिया में नहीं रहता है, तो स्वाभाविक है कि इंसान डिप्रेशन में आ जाता है। कुछ लोगों के अंदर कोपिंग मैकेनिज्म अच्छी होती है तो वो उससे बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी कोपिंग मैकेनिज्म ठीक नहीं होती, तो वो डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाते हैं और उसकी वजह से वो और ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। तो ऐसे माता पिता या स्वयं, कई बार मदर फादर खुद भी डिप्रेशन में आ जाती है, तो मुझे लगता है ये छिपाने वाला रोग नहीं, बिल्कुल भी नहीं। छिपाओगे तो आपको बड़ा
नुकसान झेलना आज भी पड़ेगा सर सर। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन या फिर मानसिक रोगों को छुपाते हैं। उसकी वजह से बच्चे का या जो भी रोगी है उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर देते हैं, उसकी एजुकेशन लाइफ, उसकी फैमिली लाइफ सारी स्पॉइल कर देते परिवार हैं की और फिर उसको भाग्य का वो असर मान के कि हमारा तो भाग्य ही ऐसा था, उसको मान के और जीते रहते हैं। जबकि वो भाग्य खुद बनाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपको ये ऐसी बीमारी छुपानी नहीं चाहिए और तुरंत काउंसलर से आपको संपर्क करना चाहिए? बिल्कुल, मानसिक बीमारी सारी बीमारी की सभी बीमारियों की तरह एक सामान्य बीमारी है जिनका इलाज संभव है। इसको छुपाना बिल्कुल नहीं चाहिए। आप प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट से काउंसलिंग करवाइए या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ये भी सामान्य बीमारियों की तरह से ठीक हो जाती है। इसके अलावा कुछ और जो मैं आपसे पूछ नहीं पा रहा हूँ या मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है ऐसा, जो हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है? दर्शकों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि सर लाइफ के अंदर हाँ, आप कुछ भी पॉसिबल है। आप एक पॉजिटिव माइंड रखिए। जब आप पॉजिटिव माइंड रखते हैं, एक अच्छा माइंड रखते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर खुशी के रसायन डेवलप होते हैं और उसके आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो वो आप उसको करने के लिए आपको प्रेरणा मिलती है और पूरी नेचर उस काम को करने में लग जाती है। तो लाइफ को जीने के लिए एक छोटा सा सिंपल सा वर्ड है पॉजिटिविटी। इसको पकड़ के रखना चाहिए, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। और उस पॉजिटिविटी से आपने आज मनोचिकित्सक जी बिल्कुल। अपना एक बड़ा ओहदा लेकर के बैठे हैं। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल। जी अभाव में यदि सकारात्मक सोच हो तो क्या रिजल्ट को बदला जा सकता है? बिल्कुल सर, डेफिनेटली। कोई भी इंसान किसी भी तरह के अभाव में हो, अगर वो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग माइंड में रखता है तो डेफिनेटली रिजल्ट भी पॉजिटिव होंगे। क्योंकि पॉजिटिव जब थॉट होती है तो आपके इमोशंस भी पॉजिटिव होते हैं। जब आपके इमोशंस पॉजिटिव होते हैं तो आपकी फीलिंग भी पॉजिटिव होती है और जब आपकी फीलिंग पॉजिटिव होती है तो आपका बिहेवियर पॉजिटिव होता है और जब आपका बिहेवियर पॉजिटिव होता है तो आपका एक्शन भी पॉजिटिव होता है। और जब इंसान का पॉजिटिव एक्शन होता है तो सारी सृष्टि आपका सहयोग करती है, आपका माइंड, आपका शरीर आपका सहयोग करता है। इस चीज़ को लेके मैं एक छोटा सा एक इंसिडेंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जी। जब मैं 10th पास करके जब 11th में आया था तो साइंस की जो बुक्स थी वो मतलब उस कंडीशन में नई बुक्स खरीद नहीं सकते थे। तो हमने उस टाइम पे जो सीनियर्स होते थे उनकी हाफ रेट के अंदर पुरानी बुक खरीदते थे। तो वो एक पॉजिटिविटी थी कि हमें बुक मिलनी चाहिए। पैसे मतलब नई बुक नहीं है मिल रही, कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चे इस बात को रोना धोना करने लगते हैं, हमें तो नई बुक चाहिए। तो हमने पुरानी बुक से पढ़ाई करी, 12th में भी पुरानी बुक से पढ़ाई करी, फिर कंपटीशन के लिए नई बुक खरीदनी पड़ी क्योंकि वो अवेलेबल नहीं हो पाई। तो किसी भी इंसान के साथ कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी अभाव हो, आप इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो कि आप ऐसी जगह पे फंस गए हो, कोई ऐसे रेगिस्तान में जहाँ पानी नहीं है, वहां पे भी आप किसी भी विषम परिस्थिति के अंदर, किसी भी अभाव में आप पॉजिटिविटी के सहारे ही बाहर आ सकते हो। आपको रिजल्ट 100% सकारात्मक मिलेंगे अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो। क्या बात, बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत सही कहा। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत मजा आया और मुझे लगता है ये एपिसोड बहुत ही ज्ञानवर्धक हुआ है। बच्चों के साथ साथ माता पिता के लिए भी यह एपिसोड बहुत ज्ञानवर्धक है। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत थैंक यू आभार। सर, आपने ये सौभाग्य दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।